हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं ट्रेंट के बारे में, एक और फैशन अपैरल रिटेलिंग कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका Q2 का रिजल्ट कल आ गया था। अब देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो 2,32,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का अभी मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, पहले इस स्पेस में हमने जो एक पीयर इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, V2 रिटेल, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वहां देख लेते हैं किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है। क्योंकि देखो, जैसे हमने Q1 में देखा था, कोई और दूसरा फैशन अपैरल रिटेलिंग कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है। सिर्फ ट्रेंट लेके आ रहा है ग्रोथ, और दूसरा V2 रिटेल लेके आ रहा है ग्रोथ। तो V2 रिटेल का तो ग्रोथ कंटिन्यू रहा, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हमें वहां पर टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिला 64-65% के आसपास का। बॉटम लाइन ग्रोथ भी अच्छा था, वहां पर भी हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। वो कंपनी इबिटा पॉजिटिव रिपोर्ट किया उसने फर्स्ट टाइम Q2 को। तो वहां पर सब कुछ पिक्चर परफेक्ट चल रहा है, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अब आ जाते हैं ट्रेंड की कहानी के ऊपर। अब देखो, ट्रेंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये हमने Q1 के अंदर भी किया था। अब देखो, पी रेशो स्टैंड अलोन आपको कुछ भी नहीं बताता, कोई क्लैरिटी नहीं देता। आप सिर्फ पी रेशो देख के ये जज ही नहीं कर सकते क्या ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है या एक ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। क्योंकि अगर एक ऐसा कंपनी है जो इस टाइम 10 के पी पे अवेलेबल है, बट उसमें ग्रोथ है 2% के आसपास का, तो इसका मतलब आप उसको ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। बट वहीं एक ऐसा कंपनी है जो आपको 100% का पार्ट में ग्रोथ दिखा रहा है, लगातार कंटिन्यूसली दिखा रहा है, और वो आपको 200 के पी पे अवेलेबल है, तो वो फिर भी रीजनेबल माना जा सकता है। तो ये सब ग्रोथ के साथ एसोसिएट करके देखना पड़ेगा, तब हमें पी रेशो का कहानी समझ में आएगा। ये चीज भी हमने देख ली। अब देखो, ट्रेंड काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था लगातार काफी लंबे समय से। आप पिछले 2 साल 3 साल भी देखोगे तो कभी भी ये 125 130 140 के पी से नीचे नहीं आया। और अगर अपर साइड देखें तो 100 215 220 230 के पी रेशो तक भी ये स्टॉक गया था। अब देखो, 220 के पी रेशो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ पर ग्रोथ में। अगर आपका इस लेवल पे, इस वैल्यूएशन पे अगर आपका ग्रोथ में जरा सा भी स्लो डाउन आता है, तो मार्केट को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आती। वही इनके साथ इस बार हुआ। अब देखो, 2-3 सिनेरियो बनते हैं। अगर आप एक हाई ग्रोथ कंपनी हो, तो आपका जो पी रेशो है वो ऊंचा हो जाएगा। बट अब कुछ समय बाद अगर आप अपनी ग्रोथ एग्जॉस्ट कर देते हो, आप उस स्पेस पे ग्रो नहीं कर पाते, बट आप डिविडेंड देना चालू कर देते हो, आप अपना एक फ्री कैश फ्लो कंपनी बन जाते हो, जो शेयर होल्डर को लगातार बड़े मोटे अमाउंट में डिविडेंड बांट रहा है, तो आपका स्टॉक प्राइस टिक जाएगा। भाई थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, और वो वहां पर स्टेबलाइज कर जाएगा। और फिर आपको टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा कि जैसे 2 साल स्टॉक नहीं चल रहा है, या 3 साल स्टॉक नहीं चल रहा है, या 4 साल स्टॉक नहीं चल रहा। जैसे अभी हम देख सकते हैं डी मार्ट के साथ। तो डी मार्ट में भी अगर आप पी रेशो के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो पी रेशो के पर्सपेक्टिव से कोई सस्ता स्टॉक नहीं है वो। 85 90 95 के पी पे वो ट्रेड कर रहा है अभी, और ग्रोथ उसमें है वो 15-16%। तो अब आप 15-16% की ग्रोथ को 80-90 के पी के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट वहां पर और गिरावट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कंपनी में फ्री कैश फ्लो बहुत है, वो डिविडेंड आउट कर रही है बहुत सारा अपना पैसा। तो इसकी वजह से वो टिका हुआ है स्टॉक। अब ट्रेंड के केस में क्या है, ट्रेंड में हाई ग्रोथ है, बट अब इतना प्रीमियम वैल्यूएशन हो गया है कि अगर आपने जरा सी भी गलती करी, मतलब आप एकदम वर्टिकल पहाड़ चढ़ रहे हो, अब आपका जरा सा भी पैर फिसला तो आप सीधा नीचे आओगे। कल हमें इसके साथ यही चीज देखने को भी मिली कि भाई जैसे ही हमारा रिजल्ट आया, पता चला कि भाई जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो स्टॉक को 7-8% ठोक दिया गया। अब वो अपने टॉप से 15-20% नीचे आ चुका है। अब थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। अब देखो, Q2 सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, बट हिस्टोरिकली कभी भी इन्होंने ऐसी सीजनैलिटी अपने Q2 में दिखाई नहीं है। तो ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। अगर आप किसी भी फैशन एंड अपैरल कंपनी के बारे में बात करोगे, तो सब यही बोलेंगे कि भाई जो Q2 वाला क्वार्टर होता है, इसमें हमें थोड़ी सी तकलीफ आती है ढंग का ग्रोथ लेके आने में। क्यों तकलीफ आती है? क्योंकि ये जो श्राद्ध पक्ष का टाइम है ना, ये Q2 के अंदर आता है, और Q2 में 15-20 दिन, जितने भी दिन ये श्राद्ध का पक्ष चलता है ना, तो उस टाइम कोई लोग भी नया कपड़ा नहीं खरीदते, नया कोई भी सामान नहीं खरीदते, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग वहां पर स्लो डाउन हो जाती है। तो अब आप देखो, 3 महीने में से मोटा मोटी 1 महीना तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आपका 1/3 ऑफ द क्वार्टर ऐसे ही चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा ग्रोथ का इशू रहता है, और बाकी सारी कंपनीज को भी रहता है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि ट्रेंड को ही रहता हो। तो ये चीज इन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई, इस बार आई है, तो हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज हो रही है। तो देखो, ये एक रिजल्ट से तो आप नहीं बोल सकते कि भाई क्या अब ये जो 50-60% कंपनी ग्रो किया करती थी, इसका वो वाला ग्रोथ फेज खत्म हो गया है क्या। बट हाँ, एक और रिजल्ट के बाद, Q3 के रिजल्ट के बाद हमें पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। क्या अब इसको बेस का प्रॉब्लम आया या नहीं आया, या ये वन ऑफ क्वार्टर था,
जिसमें इनको थोड़ा-सा ग्रोथ का स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। ये चीज़ हमने देख ली। अब चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं कंपनी के सारे मैट्रिक्स से। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की, तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आया 39% ओवर अ वाई-ओवाई लेवल का। अब देखो समझने वाली क्या चीज़ है कि 39% आप एब्सोल्यूट बेसिस पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ रेट लगेगा। बट ऐसा नहीं है, आपको देखना है इसी कंपनी के हिस्टोरिक ग्रोथ फिगर से। तो अगर हम पिछले क्वार्टर की भी बात करें, तो यहाँ पर 57% के आसपास का ग्रोथ आया था। अब अगर एक दिन उठ के 57% ग्रोथ करने वाली कंपनी कह दे कि भाई अब से तो मैं 39% के आसपास का ही ग्रोथ करूँगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ इज़ द प्रॉब्लम। ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। हाँ, अगर हम बात करें पार्ट के ग्रोथ की, तो पार्ट में थोड़ा-सा अच्छा ग्रोथ आया, वहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज भी हमें देखने को मिला, 47 के आसपास पार्ट बढ़ गया। अब देख लेते हैं इनके कुछ-कुछ सेगमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो इनका मेन ब्रांड है वो तो है वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड इनका एक ऐसा ब्रांड है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। पहले ये थोड़ा-सा इसमें प्रीमियम प्रोडक्ट भी बेचा करते हैं। अगर आप इसके बारे में बात करें तो इसमें तो कुछ-कुछ ग्रोथ आ नहीं रहा है। यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो रहा है कि ये वाला सेगमेंट तो इनका ढंग से चल ही नहीं रहा। अगर पहले भी देखोगे तो 15-20% के आसपास पे ग्रो किया करते थे। इस बार तो उसमें भी थोड़ा-सा रिडक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम स्टोर एडिशन के बारे में बात करें, क्योंकि देखो अगर आप एक फैशन रिटेलिंग कंपनी हो तो सिंपल सा काम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई-नई दुकानें खोलनी है, नए-नए मार्केट में एंट्री करनी है, नया-नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना है। तो अब जो आपका पुराना स्टोर है, तो सपोज़ आपका पुराने स्टोर पे आप हर क्वार्टर में 100 टी-शर्ट बेच रहे हो, तो अब आप हर पिछले क्वार्टर में आपने 100 बेची, तो इस बार 110 बेचो, 120 बेचो, 130 बेचो। दैट इज़ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब उसी स्टोर पे ज़्यादा सेल कर दिया। और दूसरा आपने नया दुकान जाके खोल दिया, नई ज्योग्राफी में जाके दुकान खोल दिया, वहाँ से आपको एडिशनल ग्रोथ आके देखने को मिलेगा। तो ये इनको 2 काम करना है बेसिकली। तो हमें क्या-क्या ट्रैक करना है कि आपका ग्रोथ किस तरीके का आ रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और एक्सपेंशन रेट क्या है। अगर हम वेस्ट साइड के एक्सपेंशन की बात करें तो इस बार तो वो भी डिसअपॉइंटिंग था। अगर हम देखने जाएँ तो उन्होंने 7 नए स्टोर खोले और 9 स्टोर बंद कर दिए। तो नेट रिडक्शन इन 2 स्टोर्स आया। तो अगर आप पूरे के पूरे क्वार्टर में 2 स्टोर कम कर दोगे अपने, तो आपका ग्रोथ कैसे आएगा? प्रॉब्लम वही आ रहा है। यहाँ पर भी रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ है। अभी भी देखो, अभी जो पहले सेगमेंट के बारे में बात कर लें, जैसे अगर वेस्ट साइड के बारे में बात कर लें, तो 20-25% से बढ़ने वाला सेगमेंट अगर अब 15% के आसपास ही बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम्स तो खड़ी होंगी ही होंगी। तो ये चीज़ पे हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो टोटल अब नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें तो टोटल 226 स्टोर्स हो गए हैं वेस्ट साइड के। अब आ जाते हैं इनके सेकंड सेगमेंट पे, जो बहुत ज़बरदस्त पेस पे ग्रो कर रहा था और यही सारी के सारी ग्रोथ को आगे की तरफ लेके जा रहा था। वो था ज़ूडियो वाला सेगमेंट। अब ज़ूडियो वाला क्या है? थोड़ा सस्ता कपड़ा, एकदम एकदम अफोर्डेबल सेगमेंट का कपड़ा बनाने की बेचने की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप जाके आप बड़ी-बड़ी दुकानें बनाओगे, उसमें आप ₹200, ₹250, ₹300 से स्टार्ट कर दोगे अपना रेंज और ₹300 से आप अपना प्रोडक्ट बेचना चालू कर दोगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ज़ूडियो का और ज़ूडियो में ज़बरदस्त पेस ऑफ ग्रोथ आ रहा था। अब ये कंपनी एक्सपेंशन ही कर रही थी 60-70% के आसपास से, तो बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा था। इस बार यहाँ पर भी थोड़ा-सा रिडक्शन देखने को मिला। अगर हम इस क्वार्टर के बारे में बात करें, तो इस क्वार्टर में इन्होंने 34 नए स्टोर्स खोले और 16 स्टोर्स बंद कर दिए। तो नेट-नेट एडिशन हुआ आपके 18 स्टोर्स का ही। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई ठीक है, ग्रोथ तो आ रहा है, बट पुराने टाइम में जिस हिसाब का ग्रोथ आ रहा था वो मिसिंग है। और जब आप इतने इतने ऊँचे वैल्यूएशन पे बैठे हुए होते हो, तो ज़रा-सा रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ ही आपकी कहानी खराब करने के लिए बहुत होता है। ये चीज़ हमें देख के चलना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम ज़ूडियो के बारे में बात करें, तो ज़ूडियो के टोटल 557 स्टोर्स हैं और अब ये 81 सिटीज़ से बढ़ के 86 सिटीज़ में इन्होंने अपना प्रेज़ेंस बढ़ा लिया है। तो अब देखो 86 सिटीज़ में प्रेज़ेंस है। तो अभी भी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन तो बहुत है इस कंपनी के पास, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमें फिर वही कहानी करनी है, क्या उस पेस पे बढ़ पाएँगे या नहीं बढ़ पाएँगे? क्योंकि देखो, आपके पास रूम ऑफ एक्सपेंशन तो पैन इंडिया है, अभी हिंदुस्तान का पूरा मार्केट आपने पेनिट्रेट थोड़ी किया है। बट अगर आप अब पेनिट्रेशन करने में 10 साल लगा दोगे तो आपका रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ हो गया कि पहले आप वो काम 3 साल में कर रहे थे, अब वही काम आपको करने के लिए 10 साल लगेंगे, तो हम आपको उतना वैल्यूएशन नहीं देंगे, आपको हम उतना ऊँचा पी नहीं देखेंगे। तो वहाँ पर वही प्रॉब्लम है। इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम इनके तीसरे सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा सेगमेंट है इनका ग्रोसरी वाला डिवीज़न। अब ग्रोसरी वाला डिवीज़न ये लोग स्टार के नाम से ऑपरेट करते हैं, एकदम कॉपी पेस्ट डीमार्ट वाला मॉडल है। बट डीमार्ट वाले मॉडल के साथ इन्होंने ऐड कर दिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और नॉन-वेज वाला सेक्शन। तो ये जो फास्ट मूविंग आइटम होता है ना, इसको भी इन्होंने ऐड कर दिया।
तो अब अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें भी सेम कहानी है कि आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे और स्टोर एक्सपेंशन रेट देखोगे। तो इस क्वार्टर में इस वाले सेगमेंट में इन्होंने 2 नए स्टोर ऐड करे। अच्छी बात, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेगमेंट ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली बाय 23-24% के आसपास। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लाइक टू लाइक या सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर वो 14% के आसपास करा। तो ये भी ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटा-मोटी ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो ये जो रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ आ रहा है, ये क्लोज़ स्टोर की वजह से आ रहा है। अगर आप देखो हमारा हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ट्रेंड में भी डबल डिजिट में था, वेस्ट साइड में भी डबल डिजिट में था, बट जो स्टोर एक्सपेंशन रेट है, वहाँ पर हमें रिडक्शन देखने को मिला। तो उस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें इनके स्टार वाले ब्रांड के बारे में, तो स्टार वाले ब्रांड में एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि आपका ओन ब्रांड का प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। जो पिछले क्वार्टर में Q2 FY24 में 66% अपने ही ब्रांड का प्रोडक्ट बेचते थे, वो 66 की बजाय 73% अपने ही ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये और भी बेहतरीन बात है। अब आ जाते हैं, थोड़ी-सी बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर, क्योंकि देखो इनका मैनेजमेंट कॉन कॉल तो करता ही नहीं है। तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक्सचेंज के थ्रू ही मिलती है कि मैनेजमेंट ने जब रिजल्ट रिलीज़ किया, तो उन्होंने रिजल्ट के साथ-साथ अपना कुछ कमेंट्री भी रिलीज़ किया, तो उसी को पढ़ के हमें अपना डिसीजन बनाना पड़ता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट क्या कह रहा है, तो मैनेजमेंट ने वही कहा कि भाई इस क्वार्टर में हमें थोड़े से हेडविंड्स देखने को मिले, इसकी वजह से थोड़ा-सा रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ आया। अब आगे चल के ये चीज़ आनी नहीं चाहिए, बट हमें फिर भी ट्रैक करते तो रहना ही पड़ेगा कि Q3 में क्या हाल होगा। क्योंकि अगर लगातार 2 क्वार्टर में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब समझ जाओ कि भाई इसका भी प्रोडक्शन का टाइम चालू हो गया है कि भाई जो पहले कंपनी, जैसे हम उठा लें एग्ज़ाम्पल ले लें डीमार्ट का, तो डीमार्ट पहले 30% के आस-पास पे ग्रो किया करता था। 30-35% का जो ग्रोथ था, अब वो गिर के आ गया 15, 16, 17%। एचडीएफसी बैंक के बारे में देख लें कि जो पहले 28, 29, 30% का ग्रोथ करता था, अब वो आ गया है 10, 12, 13, 14% के आसपास पे। तो अब ये उसी उसी राह पे निकल चुका है कि अब इनके लिए ये पुरानी बात हो गई है कि हम एक टाइम पे 60% पे बढ़ा करते थे। अब हम 30-35%, 40% पे बढ़ रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलेगा कि और बेस बढ़ जाएगा, तो फिर ये कहेंगे कि हम 20-25% के आसपास बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि बेस इफेक्ट क्या अब किक इन होना शुरू हो गया है या नहीं हुआ है। अब एक और प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, यहाँ पर जो अच्छा नहीं लगा वो क्या था कि मैनेजमेंट ने कहा कि अब हम ज़ूडियो को इंटरनेशनल लेके जाना चाह रहे हैं और हमने एक स्टोर दुबई में खोल दिया है। तो अब देखो, कोई भी कंपनी आप देखोगे हिस्टोरिकली, कभी भी कोई भी कंपनी ऐसा बोलता है ना कि अब हम इंडिया के बाहर जाके ग्रोथ लेके आ रहे हैं, तो उसका मतलब वो क्लियर कट सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि भाई हमारा इंडिया वाला ग्रोथ एग्जॉस्ट हो चुका है, हम इंडिया में जितना ग्रोथ कर सकते हैं तो उतना हमने कर लिया, अब हमारे बस की और है नहीं। तो हमारा, अगर हम 60% पे पहले ग्रो किया करते थे, तो अब इंडिया में हम 60% पे ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए हम बाहर दूसरी कंट्रीज में ग्रोथ खोजने के लिए जा रहे हैं। आप इनका बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल लो, आप रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल लो। उन्होंने 2013, 14, 15 में बोला था कि अब हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट से ग्रोथ लेके आएँगे। बैंड बज गया, कुछ नहीं हुआ। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें भारती एयरटेल का, तो भारती एयरटेल ने भी जब अपने इंडिया में टावर-वावर सब सेटअप कर लिया था, फिर उन्होंने कहा कि अब हम अफ्रीका में जाके टावर लगाएँगे, वहाँ से ग्रोथ लेके आएँगे, वहाँ का इमर्जिंग मार्केट है। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत कहानी बनाई कि यहाँ पर हम बहुत तगड़ा ग्रोथ लेके आएँगे, हमारे में बहुत सही काम होने वाला है, और कुछ भी नहीं हुआ, कोई ग्रोथ आया ही नहीं। तो यही चीज़ हमें देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो कोई भी, अब बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि भाई आप अपने अपने शहर में किराने की दुकान चला रहे हो। अब आप अपने ही शहर में और नई-नई फ्रेंचाइज़ देते जा रहे हो या अपने ही शहर में नई-नई दुकानें खोलते जा रहे हो। तब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप पूरा का पूरा मार्केट सैचुरेट कर जाओगे, या हर साल आप सपोज़ अपनी अपने स्टोर काउंट को डबल कर रहे थे। बट अब आपको समझ में आ गया कि भाई अब इस साल तो मैं डबल नहीं कर सकता, अब मेरे को मेरा शहर छोड़ के कोई बगल वाले शहर में जाना पड़ेगा, वही दुकान खोलनी पड़ेगी। तो जब तक आप अपने एरिया की ग्रोथ को एग्ज़ॉस्ट नहीं करते, या अपने एरिया में आप अपने पेस ऑफ ग्रोथ को मेंटेन रख पाते हो, तब तक आप दूसरी जगह देखने की कोशिश नहीं करते। इस बार इन्होंने वही चीज़ दिखा दी, तो थोड़ा-सा और भी डाउट बन जाता है, क्या क्या ये अगले क्वार्टर रिकवर कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? तो हमें 1 क्वार्टर का और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले क्वार्टर में हमें चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई ये कंपनी जा किस तरफ रही है। क्या अभी भी इसमें दमखम बचा है कि वो 55-60% के आस-पास पे ग्रो कर जाए, या अब इसकी कहानी धीरे-धीरे खत्म होने वाली है? ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वार्टर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं। आप देखो उसमें, अब जैसे जैसे हमने कहानी करी कि भाई ये सीज़नली वीक क्वार्टर रहता है, क्योंकि इसमें श्राद्ध पक्ष का इफ़ेक्ट आता है, तो अगले क्वार्टर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले क्वार्टर में तो नवरात्रि का टाइम है, दिवाली का टाइम है, दिवाली के बाद आपका पूरा का पूरा वेडिंग सीज़न पड़ा है आपके पास, तो वहाँ ज़बरदस्त पेस पे ग्रोथ आना चाहिए। अगर वहाँ नहीं आ रहा, तो फिर तो हो गया।
बट ट्रेंड का कहानी ओवर हो गया। अब वो उसमें सिर्फ सिर्फ पेस ऑफ ग्रोथ में रिडक्शन ही हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए, यही थी कहानी ट्रेंड के बारे में। हमने Q2 का रिजल्ट एनालिसिस कर लिया, सारी की सारी चीजें समझ ली, और ये जो फैशन अपैरल स्पेस में क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में भी बात कर लिया। अच्छा, एक लास्ट चीज देखो, V2 में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। V2 अभी भी ट्रेंड से बहुत छोटा ब्रांड है, बहुत छोटा ब्रांड है। अभी भी वहां पर कोई भी समस्या आ नहीं रहा है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।